साधन उसके खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियों में हम हर रोज अखबारों की खबरों पर चर्चा करते हैं, जो खबर काफी प्रमुखता से अखबारों में बनी रहती है। आज अखबारों की सुर्खियों कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में प्रकाश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही दिल्ली संवाददाता ट्विंकल सनोरिया हमारे साथ में मौजूद है। अखबारों की सुर्खियों में शुरुआत करूंगा मैं ट्विंकल से ही। ट्विंकल, आज दिल्ली के अखबारों में कौन कौन सी खबर को प्रमुखता से रखा गया? जी, आज प्रमुखता से कुछ बड़ी खबरें जो मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुधवार को कहा कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये सरकार आरक्षण की सीमा बढ़ाएगी और मुफ्त राशन भी दुगना कर देगी। लखनऊ में खड़गे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि ये उनकी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है, जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इंडिया के प्रमुख वादे, आरक्षण की 50% सीमा और बढ़ाई जाएगी। मुफ्त राशन सीमा 5 किलोग्राम से बढ़कर 10 किलोग्राम की जाएगी और उसकी गुणवत्ता भी बेहतर की जाएगी। आटा के साथ डाटा भी मुफ्त देंगे। अग्निवीर की व्यवस्था खत्म करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए बुधवार को कहा कि भारत का हिस्सा है, पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यदि भाजपा को 400 से अधिक सीट मिलती है तो पीओके को भारत में मिलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सेरमपुर में चुनावी रैली में शाह ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद कश्मीर में शांति लौट आई। अब लेकिन पीओके अब विरोध प्रदर्शनों और आजादी के नारे से गूंज रहा है। पहले यहाँ आजादी के नारे सुनाई देते थे, पत्थर फेंके जाते थे, अब पीओके में पथराव हो रहा है। भाजपा के संकल्प, एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया जाएगा। पाकिस्तान पीओके को भारत में शामिल करने का संकल्प, सत्ता में आने पर मथुरा और काशी का निर्माण कराया जाएगा। वहीं नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू होने के बाद बुधवार को पहली बार केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 शरणार्थियों को नागरिकता सौंपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले लोगों का दशकों पुराना इंतजार खत्म हो गया है। शाह ने एक्स पर कहा कि मैं दशकों से पीड़ित इन लोगों को न्याय और अधिकार देने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अपने सभी शरणार्थियों भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार सीएए के जरिए उन सभी को नागरिकता देगी। तो ये कुछ प्रमुख खबरें हैं सर जो आज आज अखबारों में ये खबरें काफी प्रमुखता से हैं। लोकसभा चुनाव का रन है, काफी बयान दोनों प्रमुख पार्टियां जो है उनके तरफ निकल के सामने आ रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन एक बयान जिसकी चर्चा काफी होती रही है, प्रकाश जी, केंद्रीय बजट को भी धर्म के आधार पर बांटना चाहती है कांग्रेस, ये पीएम मोदी का कहना है और इस खबर को काफी प्रमुखता से आज रखा भी गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पीओके को लेकर भी काफी कुछ बयान इस दौर में, इस लोकसभा चुनाव के इस दौर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए पीओके का जो बयान होता है वो हमेशा देशभक्ति से ओतप्रोत होता है। हर देशवासी चाहता है कि कश्मीर जो पाकिस्तान के साइड भी है, जो पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी भारत का ही अभिन्न अंग है। और देखा जाए तो पाकिस्तान भी भारत का ही अंग था, लेकिन अब वो बंटवारे के बाद जो भी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी तो पीओके के बयान पे हर व्यक्ति देशभक्ति से ओतप्रोत होता है और चाहता है। और इवन बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पीओके के जो निवासी है वो भी चाहते हैं कि भारत में विलय हो जाए। कई बार हमने देखा है कि वहां के आर्म फोर्सेस के साथ उनके द्वंद्व और रार भी दिखते हैं कि आर्म फोर्सेस को वो लोग पसंद नहीं करते हैं। कई बार वहां पे धरने और इस प्रकार के प्रदर्शन भी देखने को आए हैं। तो जैसे शिवराज सिंह चौहान ने भी कल कहा कि पीओके हम लेके रहेंगे। अमित शाह ने कई बार अपनी रैलियों से संबोधित करके ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते आए हैं
और पीओके हमारा हिस्सा था, है, और आने वाले समय में अगर कोई सशक्त सरकार जिस प्रकार से अभी मोदी सरकार दिख रही है, अगर वो उचित प्रयास करे तो हो भी सकता है कि वो हमारे पास वापस आ जाए। तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। और केंद्रीय बजट पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर बजट बांटना चाहती है, तो ये बातें आज से नहीं है। कई सालों से कई बार हमने देखा है कि धर्म के आधार पे कुछ विशेष लोगों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं, और आरक्षण भी उसमें से एक मुद्दा है कि जो उस समय निम्न स्तर के लोग थे, निम्न स्तर मतलब आय जिनके पास कम थी, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन अब वो आरक्षण एक दंश बन गया है, जिस प्रकार से उसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। भाई, या तो आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे दो, या तो आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात मत करिए, या तो आप जाति के आधार पर आरक्षण को पूरी तरह फिजिबल कर दो कि उस पर कभी बात ही ना हो, या तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दें। ये जो पशुपेश की स्थिति है, उसको लेके राजनीतिक बयान आज भी आ रहे हैं, पहले भी आते थे, आने वाले समय में भी आएंगे, जब तक इस पर पूर्ण विराम ना लग जाए। और जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में इस प्रकार की बातें उठकर सामने आती ही हैं। जिस प्रकार से 380 सीटों के मतदान के बाद कल अमित शाह ने भी एक आंकड़ा दिया था कि हम अब आज भी 270 के ऊपर पूरी तरह से सरकार बना रहे हैं। मतलब हर जगह पे देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि वो हर पॉइंट पे उनके नेताओं के बयान आते हैं, और वो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की, फलाने पॉइंट पे आपको बोलना है, फलाने पॉइंट पे आपको बोलना है। तो ये बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है, और मुझे लगता है कि यही जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, उससे वो जनता के मन में अपनी बातों को पहुंचा पाते हैं। और वहीं पे बाकी पार्टियां थोड़ा सा पिछड़ जाती हैं। जैसे खड़गे जी ने कहा अभी, जो बता रही थी हमारी बहन, कि खड़गे जी का बयान था कि इंडी गठबंधन का सरकार बन रहा है। कैसे कैसे कोई फॉर्मूला नहीं है। आप जैसे अमित शाह ने एक आंकड़ा बताया, वैसे अगर वो आंकड़ा बताते तो आने वाले समय में जो अभी 3 फेज और बचे हैं, उसमें हो सकता है कि इसका कोई ना कोई फर्क पड़े। लेकिन कुल मिला के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना और बयानबाजी से नहीं होता है। आपको ग्राउंड रियलिटी पे काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जनता के मूड क्या है उसे जानना पड़ेगा, जनता क्या चाहती है आपसे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया है, कांग्रेस आज भी जिंदा है, आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि बहुत सबसे पुरानी पार्टी है वो इस देश की। और आजादी के लड़ाई में काफी योगदान था कांग्रेस उस समय, तमाम कांग्रेस के लोगों का। लेकिन उस समय महात्मा गांधी का वो सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट आता है कि अब कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। जब कांग्रेस का की स्थापना का या फिर उसका निर्माण करने का जो औचित्य था वो खत्म हो गया था, जब उसका मोटिव सॉल्व हो गया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के बिरसों ने, महात्मा गांधी के जो बिरसे थे, उन्होंने ही कांग्रेस को कहां से कहां ले गया। ये एक नोटिसेबल, मतलब देखने वाली बात होगी। इस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिला के जो ये बयान की बात आपने किया बजट को लेके, ये बयान पहले भी आते थे, चुनाव है, अभी आ रहे हैं और आने वाले समय में भी आएंगे, जब तक संविधान में कोई सरकार इसको पूर्ण विराम लगा नहीं देती, और ऐसा लगता है कि लगाएगी। आरक्षण की बात आपने कही प्रकाश जी, क्योंकि आरक्षण को लेकर जहां कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, और एक एडिटेड बयान अमित शाह का भी वायरल हुआ था, लेकिन बीजेपी हर मन से कह रही है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण को लेकर जब भी बुद्धिजीवियों से बात होती है तो उनका सीधे तौर पे कहना होता है कि जिनको आरक्षण की जरूरत है उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षित वर्गों में भी आरक्षण का फायदा लेकर जो लोग मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, जो सशक्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण ना मिले। लेकिन जो लोग अभी भी हाशिए पर है प्रकाश जी, जिनको आरक्षण की बेहद आवश्यकता है, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए? इसके लिए क्राइटेरिया निर्धारित सरकार करे। बिल्कुल, संविधान में इस विषय पे चर्चा करके एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए, और इसमें देश की जनता का राय भी होना चाहिए, एक रायशुमारी होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि आरक्षण का जो डिसएडवांटेज है, मतलब उसका फायदा उठा के जो सशक्त लोग हैं, कई लोग तो फर्जी अपना कार्ड बनवा लेते हैं, जबकि वो उस क्राइटेरिया में भी नहीं रहते हैं। ऐसे आपको सैकड़ों नहीं लाखों उदाहरण मिलेंगे देश में। अब वो कई
कोई आदमी 100 करोड़, कोई आदमी 200 करोड़, कोई आदमी 1000 करोड़ कमा लिया है, फिर विवाह आरक्षण की श्रेणी में है। ये कैसा आरक्षण होता है? आरक्षण कभी भी आपको भाई एजुकेशन, जिस प्रकार से राइट टू एजुकेशन है, आरक्षण का भी ऐसा कोई नियम होना चाहिए कि भाई राइट टू इनकम, कि भाई आपको जो आपका इस समय इकोनॉमिकल स्टेटस है, आर्थिक स्थिति के आधार पे आरक्षण मिले, कि भाई आपका वेल्थ क्या है, आपका हेल्थ क्या है, जो व्यक्ति अक्षम है उसे समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। जैसे जो सीमावर्ती क्षेत्र है या वनांचल के क्षेत्र है, मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, समूचे देश की बात कर रहा हूँ। ऐसे सीमांचल और सीमावर्ती क्षेत्र के और वनांचल के क्षेत्रों के जो लोग हैं, अभी भी बहुत से लोग मुख्य धारा में नहीं है, उनको कैसे लाया जाए हमारी मुख्य धारा में, उनको विशेष आरक्षण की जरूरत है। ऐसा थोड़ी है कि जो आदमी ऑलरेडी स्टेबल हो गया है, वो उसके पास वेल्थ, हेल्थ सब कुछ है, वो भी आरक्षण का लाभ उठा रहा है। जैसे अब किसानों की ऋण माफी को ले लीजिए, बड़े बड़े नेताओं की हजार हजार एकड़ जमीन है, उसमें खेती हो रही है, उनकी भी ऋण माफी हो रही है। तो क्या वाकई जिन किसानों को ऋण माफी की योजना का लाभ मिलना चाहिए, क्या उनको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वो मिल रहा है जो सम्राट लोग हैं। तो ये फॉर्मूले पे बहुत चिंतन मनन की आवश्यकता है और एक ऐसा निष्कर्ष निकलना चाहिए जिससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो। आपको मैं थोड़ा सा, मैं 30 सेकंड में आप एक चीज बताऊंगा। भारतवर्ष जब अखंड भारतवर्ष हुआ करता था, तो उस समय भारत के पास वेल्थ क्यों था, इतना धन क्यों था? क्योंकि सामाजिक समरसता थी, हर व्यक्ति के पास धन था। वो एक ट्रायंगल नहीं था कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। ये बाद में शासकों की मनमानी के कारण, और जब मुगल आए और ब्रिटिश आए, उनके कारण ये स्थिति बनी है। और वो हम ढो रहे हैं आज तक, जैसे उनके संविधान को ढो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनके सिस्टम को ढो रहे हैं, महोदय की जगह हम सर बोल के ढो रहे हैं। वही चीजें आरक्षण के रूप में भी हम ढो रहे हैं। उस समय हर व्यक्ति के पास धन था, ऐसी व्यवस्थाएं थी उस समय के जो शासक थे, हमारे राजा महाराजा थे। वैसा कुछ सिस्टम अभी अगर ला दिया जाए तो मुझे लगता है कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हर व्यक्ति को आय का साधन जरूर है, लेकिन जो यूनिफॉर्मिटी है, जो जैसे बोलते हैं ना, कानून सबके लिए एक नहीं है, ऐसी कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता है। लेकिन राजनीति के केंद्र में इन जो धर्म है, धर्म के आधार पर जो बजट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए, एक राज्य में तो एक धर्म विशेष को लेकर सब्सिडी दी जा रही है, जिसको लेकर काफी कुछ चर्चा इस राजनीति समर में देखने को मिला। दूसरी तरफ देखिए कि एक डेमोग्राफिकल चेंज जो हुआ है देश में, एक धर्म विशेष की संख्या को लेकर काफी कुछ बातें कही जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि सीएए को लेकर भी यहाँ पे जो अखबारों में खबरें है कि 300 शरणार्थियों को मिली नागरिकता। आप देखिए कि पूरे विश्व में धर्म के आधार पे कई देश चलते हैं। चाहे इजराइल को आप देख लीजिए, वो ये कहता है कि पूरे विश्व में यहूदी कहीं हो, उनको उसकी नागरिकता है। अमेरिका में भी कहीं ना कहीं कैथोलिक और प्रेसिडेंशियल को लेकर बहुत सारी चर्चा होती है। तो देशों के बीच में जो धर्म के आधार पर जो स्थिति बनती है और इसमें जो राजनीति होती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है, और यहाँ पे बहुत से धर्म आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत से लोग समुदाय बना के अपने अपने धर्मों के अनुयायी बन के अपने वो स्वतंत्र से काम करते हैं। कहीं किसी एक धर्म से दूसरे धर्म का कोई विरोध नहीं है। बाकी देशों में आप देखेंगे, जैसे गल्फ कंट्रीज होगी, मुस्लिम कंट्रीज होगी या वेस्टर्न कंट्रीज होगी, वहां पे उन्होंने अपना एक ही राष्ट्र धर्म बनाया हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज में ईसाई धर्म उनकी प्रमुख धर्म है। आप इधर जापान में जाएंगे, चाइना में जाएंगे, थाईलैंड में जाएंगे, तो उनका बुद्धिज्म उनका नेशनल रिलीजन है, राष्ट्रीय धर्म है। गल्फ कंट्रीज में जाएंगे, मुस्लिम कंट्रीज में, तो उनका जो इस्लाम उनका मुख्य रिलीजन है। भारत में प्रॉब्लम यह है कि भारत शुरुआत से ही हिंदू राष्ट्र था, लेकिन यहाँ पे सरकारों ने जो धर्मनिरपेक्षता की बात की, उसका जो मोटिव था वो चेंज हो गया। धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में जो हिंदू बाहुल्य, हिंदू जो राष्ट्र था, वो धीरे धीरे वो इतना भागों में बढ़ गया
कि बंटने के कारण ही ये धर्म कहाँ से बनते हैं। धर्म बनते हैं जब आप अपने किसी समुदाय के विशेष से आपका जब रजामंदी नहीं होती है या आप उससे असंतुष्ट होते हैं। आदमी परिवार क्यों छोड़ता है? जब आपके परिवार में आपका केयर नहीं होता है तो परिवार, जैसे कांग्रेस वाले बीजेपी में जा रहे हैं, सेम एज धर्म। धर्म एक ही तो धर्म था, उस धर्म से सब के धर्म निकले हैं, तो वो क्यों निकले उसकी उसकी व्याख्या करनी होगी, उसके बारे में सोचना होगा। तो भारत को भी, भारत की सरकार को भी ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि अगर जो आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं तो सभी धर्मों के लिए वो आपको उतना स्पेस देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है, धर्म के ऊपर विवाद होते हैं, वो ना हो। और जो अगर आपको लगता है कि इसे हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना चाहिए तो करने, उसमें उसे भी करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक स्टैंड पे क्लियर होना चाहिए। एक स्टैंड पे क्लियर होने से जो देशवासी है वो भी एक उस स्ट्रीम में आगे बढ़ेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी तौहीनी होती है या उन्हें बाहर जाना होगा। सभी धर्म, जैसे मुस्लिम कंट्रीज में भी हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, ऐसे ही जो ईसाई कंट्री और बुद्ध कंट्री है वहां भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य धर्म उनका उन्होंने अपना स्पेसिफिक किया हुआ है। तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए इस पे। चलिए, निश्चित तौर पर इस पर सोचने की आवश्यकता है और खबरों के जरिए भी हम इस पे जब चर्चा करते हैं तो एक सोच डेवलप होती है जिसको सभी को इस चैनल के माध्यम से अपनी अपनी बात को रखते भी आते नजर आते हैं। बहरहाल ट्विंकल, दिल्ली लोकसभा चुनाव के अगर वहां के तैयारियों को समझे जाए पार्टियों की और किस तरह से वहां सरगर्मियां चल रही है लोकसभा की, क्योंकि कन्हैया कुमार वहां की एक सीट से फाइट कर रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ताकत झोंक रखी है, लेकिन आप में जब से अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने के बाद में वो भी लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। जी, देखिए, आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां एकदम जोरों शोरों से चल रही हैं और हाल ही में जो केजरीवाल को जमानत मिली है वो आगे बढ़ा दी गई है जुलाई तक के लिए, और उनको बताया या आज अखबारों में दिया भी गया है कि केजरीवाल की जो जमानत है वो आगे बढ़ा दी गई है। और देखा जाए तो कन्हैया लाल जो है वो उत्तर पूर्वी सीट से जो है लड़ रहे हैं और चांदनी चौक सीट से आपके जेपी अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि जोरों शोरों से रैलियां जो है वो निकाली जा रही है। चांदनी चौक सीट से भी अभी कल ही रैली जो है वो निकाली गई है और बीजेपी की भी रैली जो है वो निकाली जा रही है। तो सारी पार्टियां जो है जोर लगा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके खाते में जाए और उनको मतदाता जो है उनको भी जो है वो कहते हैं प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आइए और मतदान जरूर डालिए। और एक मैसेज के थ्रू और युवाओं का जो है रोल काफी जो है आगे दिख रहा है इस चीज में, वो भी अपनी बात आगे रख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो डालने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। ट्विंकल, और खबरें जो आज के अखबारों में प्रमुखता से हैं? जी, तो इस बार मॉनसून बारिश जल्दी शुरू हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरुआत केरल में 31 मई से के आसपास होने के आसार हैं। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 16 मई से और पूर्वी भारत में 18 मई से 2024 से गर्मी की लहर का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। ये जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को जारी अपने पूर्वानुमान में दी। वही आपको बता दें कि भाजपा की कथनी करने में कोई अंतर नहीं, राजनाथ ने कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमीनाबाद के झंडेवाला पार्क में आयोजित जनसभा में कहा कि भाजपा सबसे विश्वसनीय पार्टी है। हमारी पार्टी की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। अब तक जितनी भी सीटों पर चुनाव हुए हैं उनसे यह साबित हो रहा है कि भाजपा अपने लक्ष्य 400 पार के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। हमें पक्का भरोसा है कि 400 से अधिक सीटें जो है वो भाजपा को अब की बार चुनावों में मिल जाएगी। वही उड़ीसा में सत्ता बदलना चाहते हैं लोग।
बात सामने आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को दावा किया कि भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाएगी क्योंकि राज्य के लोग सरकार बदलना चाहते हैं। बिरला ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि उड़ीसा के लोग राज्य में मौजूदा बीजू जनता दल की सरकार के कुशासन से तंग आ चुके हैं और इस बार वे बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी शासन की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि लोग हर हाल में बदलाव चाहते हैं। चलिए, मैं प्रकाश जी के पास आना चाहूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आज अखबारों में प्रमुखता से है, जिसे प्रथम पृष्ठ पर रखा गया है। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव का रन है, बयानों की बाढ़ सी आई हुई है, कौन सी खबर को रखा जाए। प्रथम पृष्ठ पर ये काफी चुनौती रहती है अखबारों के लिए। लेकिन ये खबर जो इन दिनों काफी बहस का मुद्दा बना हुआ है, अर्ली एज में हार्ट अटैक आना, कम एज में हार्ट अटैक आना, जिम में ट्रेड मिल पर दौड़ते हुए 17 साल का छात्र बेहोश होकर गिरा, मौत। ये इस तरह का की जो स्थिति बन रही है इन दिनों कि एक हार्ट अटैक की जो स्थिति होती है अमूमन सुबह के समय होना, लेट एज में होना, लेकिन आज कम उम्र में हार्ट अटैक को लेकर डॉक्टरों के बीच में, चिकित्साविदों के बीच में एक नई बहस का मुद्दा बन गया। गिरते ही सत्यम कांप रहा था, बोलना बंद किया, हम समझ ना सके, पहले घर फिर अस्पताल ले गए, मौत हो गई। एक्सपर्ट का जो व्यू है अखबारों में कि एक्सरसाइज के दौरान तबियत बिगड़े तो 25 मिनट का गोल्डन टाइम मिस ना करे, जिम शुरू करने से पहले हार्ट की जांच कराएं। 4 कारण जो निकल के सामने आए हैं जिनसे जिम में हार्ट में परेशानी होती है। क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज करना, इससे हार्ट पर दबाव पड़ता है और सीवियर अटैक आता है। हार्ट की मांसपेशियों में सूजन या मोटी होने की बीमारी होने पर एक्सरसाइज के दौरान ये फूलती है और कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट की नसों के वाल्व कई बार जन्म से बंद रहते हैं, इसका पता नहीं रहता। एक्सरसाइज के दौरान इन पर जोर पड़ने से अटैक आता है। अक्सर ये कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा, आप टहलिए, सेहतमंद रहिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज अधिक करना भी आपके लिए घातक हो सकता है। सतर्क रहें, क्योंकि आप देखिए कि एक फॉरेन में भी एक जो प्लेयर था वो ग्राउंड पे मेहनत कर रहा था और उसको हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक को लेकर सतर्कता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कि ये खबर प्रकाश जी काफी चौंकाने वाली है। बिल्कुल। कल ऐसे ही एक यूपी से भी खबर आई कि एक फार्मासिस्ट था, वो हॉस्पिटल से निकला और उसकी गाड़ी चलाते जाते उसे हार्ट अटैक आ गया। ऐसी बहुत सी खबरें हम ऑलरेडी हमने साधना न्यूज पे बहुत बार ऐसी खबरों पे हमने चर्चा की है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, 2 चीजें जहां तक मैं समझता हूं, मेरे अबोध मन में 2 बातें आती है प्रथम दृष्टया। पहला होता है आपका अधिक से अधिक सोचना। आज के युग में, आज के समय में, जब किसी के पास आपको अपने परिजनों के साथ बैठ के बात करने का टाइम नहीं है। आप याद कीजिए गांधी जी, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग के पास दोस्त होते थे, हम लोग घर में भी उतना ही समय देते थे, दोस्तों को भी उतना ही समय देते थे। पढ़ाई लिखाई के साथ जो बाहरी खेलकूद होता था, खेलकूद में भी उतना ही समय देते थे। तो बचपन से ही हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होता था। आज का जो बच्चा है उसको आउटडोर गेम्स, मतलब जो बाहर का खेलकूद है, वो लगभग बंद हो गए हैं। उसे कोई मतलब नहीं है कि बाहर कैसे खेलना है। हम लोग के जमाने में खो खो, कबड्डी, पिट्ठू और पता नहीं क्या क्या, लुका छुपी, इससे हमारी शरीर का व्यायाम होता था, शरीर की एक्सरसाइज होती थी। और कोई भी एक्सरसाइज उस जमाने में हैवी नहीं होती थी। जितना शरीर को बेरेबल होता था उतनी एक्सरसाइज होती थी। थक जाते थे तो छांव में बैठ के सुस्ताते थे। ये सब नेचुरल चीजें थी। आज सब आर्टिफिशियल हो गया है, बनावटी। आप जिम जा रहे हैं, मैं किसी जिम का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्यक्ति को अपनी कैपेसिटी के अनुसार, बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार कोई भी काम करना चाहिए। प्रेम भी अधिक करेंगे तो वो तो जहर का काम करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिम में जाते हैं, ये बड़े बड़े 6-6, 10-10 हजार के आपको बॉक्स पकड़ा देते हैं। वो क्या है, आर्टिफिशियल चीजें शरीर को खराबी करेंगी ना, अच्छा तो करना नहीं है। और उसके कारण उसके बाद आप मॉडल्स को देख रहे हैं, रील्स को देख रहे हैं, उसमें फूले फूले शरीर देख रहे हैं। आप तो ही सोचते हैं कि वैसे ही शरीर बन जाए। देखिए, हर शरीर की प्रकृति अलग होती है। जैसे दुनिया में हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, वैसे ही हर शरीर की प्रकृति अलग होती है।
आपको अपने प्रकृति के अनुसार काम करना चाहिए, और जो मेंटल स्टेटस है उसको इतना संभ्रांत करना चाहिए। आप मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं, आपकी सत्संग अच्छी है नहीं, मतलब अच्छे लोगों का संग है नहीं, आपकी आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, आप न बरगद के पेड़ पे चढ़ना जानते हैं, न आपको आम के बागीचों में जाके आम के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ना आता है, तो कैसे होगा? आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए और बनावटी चाहिए। तो ये जो हमारी दिनचर्या, मतलब दो चीज, हमारा जो मानसिक स्तर है और जो हमारी दिनचर्या है, इसमें जो हमारे परिवर्तन आए हैं वही परिवर्तन है जो इस प्रकार की खबरें हमको ज्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब जो इम्यूनिटी हो गई है, वो पूरी तरह से वीक हो गई है। कोविड में भी तो यही सिखाया जा रहा था कि इम्यूनिटी को बढ़ाइए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए, तो अचानक लोग इम्यूनिटी बढ़ा दिए, तो ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने से भी प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी चीज का एक सतत प्रक्रिया होती है, एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता है, उसके लिए भी 9 महीने लगते हैं। तो हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। आज हम प्राकृतिक चीजें छोड़ के कृत्रिम चीजों के ऊपर निर्भर हो गए हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है गांधी जी कि इस प्रकार की हमें सामने घटनाएं आ रही हैं। और जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं उनका उनका तो बोलने का जो मतलब है, जो आज जो है उस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक युवा जो लड़का है वो चला गया, और निश्चित तौर पे परिवार की जो स्थिति है, मन स्थिति, वो सब समझ सकते हैं। साधना न्यूज की भी संवेदनाएं उस फैमिली के साथ में है। दुख की इस घड़ी में है, और उस दुख की घड़ी में सभी को मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खासतौर पर साधना न्यूज अपील ये भी करता है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दे, वो क्या स्टेरॉइड ले रहा है, जिम ट्रेनर से वो उसकी देख रेख में, जिम ट्रेनर की देख रेख में वो एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये काफी अहम रहता है। और एक रेगुलर चेकअप भी होता रहना चाहिए। ये इससे ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। और देखिए कि 25 मिनट का जो गोल्डन टाइम है उसको मिस नहीं करें। ये जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की स्थिति ऐसी अगर समझ में आती है तो आप तुरंत चिकित्सक से परामर्श ले, ये काफी अहम हो जाता है। अखबारों की सुर्खी में चलते चलते कुछ खबरों को प्रमुखता से देख ले। 2 दिन पूछताछ के बाद झारखंड के मंत्री को ईडी ने किया गिरफ्तार। झारखंड में लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो रही है ईडी की, वो काफी चौंकाने वाली है। नोटों का जाखिरा वहां पे मिला, और किस तरह से नौकरों के घर में पैसे मिले, वो काफी महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने वहां पे आई। नारायणपुर में कांग्रेस नेता की हत्या में शामिल भिलाई से 3 गिरफ्तार, ये खबर भी आज प्रमुखता से है। 4 धाम कुछ रास्ते खुले, गंगोत्री यमुनोत्री रूट अभी 5 से 6 घंटे जाम। जो भी 4 धाम की यात्रा पर निकले वो ग्राउंड रिपोर्ट देख ले अखबारों में कि क्या स्थिति है, उसके बाद अपनी प्लानिंग करें। राजस्थान में बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश, मदारी के खेल में जमुरा बनाने के लिए बच्चा चोरी, ये भी एक चौंकाने वाली खबर है कि मदारी के खेल में जमुरा बनाने के लिए बच्चा चोरी, जबकि ये पारिवारिक काम होता था, ऐसे लोग जो करते थे और उनमें परिवार के जो बच्चे शामिल होते थे। लेकिन यहाँ पे राजस्थान में अगर बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है तो इसमें अपने बच्चों को लेकर काफी सतर्क हो जाए कि इस तरह का गैंग आपके आसपास हो सकता है। हरियाणा का गैंग कोटा जंक्शन से चुराए चोरी की बाइक से भोपाल फिर जयपुर ले गए, तो ये खबर, इसमें बहुत सारी बातें हैं। मोदी राज में पाक अधिकृत कश्मीर में आजादी के नारे लग रहे हैं, ये शाह का बयान निकल के सामने है। शिकायत हुई है कि ओडिसी नृत्यांगना का आरोप, बंगाल राज्यपाल पर यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने रिपोर्ट दी, ये खबर भी काफी प्रमुखता से है। एनएसएस को 1 साल पहले ये 6.8% थी। देश में बेरोजगारी दर मार्च तिमाही में घटकर 6.7% पहुंची, सरकारी सर्वे है। चांदी नए रिकॉर्ड स्तर पर, 12 दिन में 24 कैरेट सोना 1700, तो चांदी 4516 रुपए महंगी हुई है। GPT-4o लॉन्च, ये फ्री भी और ज्यादा तेज भी, इंसानों जैसे इमोशन के साथ जवाब देगा, पुराने दोस्तों की तरह की सारी बातें देगा, ये खबरें निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मनी शंकर अय्यर के बयान को लेकर भी कुछ बातें, जो पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर आ रहा है, एटम बम को लेकर आ रहा है, तो उस पर काफी कुछ चर्चा इन दिनों अखबारों में देखने को मिल रहा है। एक खबर है कि चाह बहार बंदरगाह से पूरे क्षेत्र को लाभ नहीं रखना चाहिए, संकीर्ण सोच, ये जयशंकर का बयान है। चीन से भारत में ईवी बैटरी डंपिंग का खतरा बढ़ा है, इस ओर आज अखबारों ने सचेत भी किया है। साथ ही अगर देखा जाए तो आंध्र में सड़क दुर्घटना में 6 की जलकर मौत हुई है। स्वदेशी पनडुब्बी का प्रोटोटाइप पे तैयार हो चुका है। सांसद राणा के घर से नौकर ने चुराया 2 लाख रुपए, सचिन के आवास पर तैनात
कांस्टेबल ने की खुदकुशी, जीएसटी के मामलों में गिरफ्तारी जरूरी नहीं, ये कोर्ट का कहना है। और प्रख्यात कथाकार पद्मश्री मालती जोशी का निधन, ये खबर भी काफी प्रमुखता से आज अखबारों में है। तो अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए प्रकाश जी आपका और साथी टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।